हेलो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम सीआरपीसी का इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। और इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया गया है? चैप्टर 12 में, यानी कि 12 में सेक्शन 156 से लेकर 163 तक दिया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखना है। हमें इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा, जो कि 2H में दी गई है। सीआरपीसी के सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा दी गई है। दूसरा हम देखेंगे कि जो संज्ञा होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी को किस सेक्शन में शक्ति है। 156 में संज्ञा मामले में इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है पुलिस के द्वारा, वो 156 में की जा रही है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, वो दी गई है सेक्शन 157 में, जिसके साथ में हम 158 और 159 भी देखेंगे। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे, चौथा टॉपिक हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की जो कार्यवाही है उसमें जो पुलिस है वो क्या क्या कर सकती है। और उसके नेक्स्ट हम फिफ्थ, पांचवा टॉपिक हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी की क्या शक्तियाँ हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यानी कि जो पुलिस अधिकारी है उसको क्या क्या पावर है, तो वो सेक्शन 160, 161, 162 और 163 में है। आइए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे परिभाषा। जो इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा है वो 2H में दी गई है कि कोई पुलिस अधिकारी, आप सभी बेयर एक्ट में देख सकते हैं, कोई पुलिस अधिकारी या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा अपॉइंट किया गया है, मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया गया है कि तुम इसमें इन्वेस्टिगेशन करोगे, वो क्या करते हैं, साक्ष्य किसी अपराध के में FIR के बाद में उसका काम होता है कि एविडेंस इकट्ठा करना। इन्वेस्टिगेशन में का पर्पज़ होता है कि जो अपराध हुआ है उसके प्रति जो है एविडेंस इकट्ठा करे, ताकि जो है कोर्ट, मजिस्ट्रेट क्या कर सके, अपराध के बारे में अपराधी को पकड़ सके, उसको पनिश कर सके, न्याय कर सके। आइए हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में देखते हैं कि संज्ञा जो है मामले में इन्वेस्टिगेशन की पुलिस अधिकारी को शक्ति है। 156 में दे रखा है। सभी अपना बेयर एक्ट भी देख सकते हैं साथ के साथ में। तो जो 156 में संज्ञा मामले में इन्वेस्टिगेशन की शक्ति है उसको हम देखते हैं। पुलिस अधिकारी को, पुलिस थाने का कोई भी भार साधक अधिकारी यानी कि SHO क्या करता है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अगर संज्ञा मामला है, ऑब्वियसली संज्ञा मामले के बारे में 156 में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है, तो वो क्या कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दूसरा उसका क्लॉज कहता है यदि इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है और वो सशक्त नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसमें किसी भी कार्रवाई में इस बारे में फिर संगत नहीं किया जाएगा कि वो तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सशक्त नहीं था। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो तीसरा क्लॉज है वो कहता है 190 में सशक्त मजिस्ट्रेट, यानी कि सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान करने के लिए सशक्त बताया गया 3 पे, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, स्वयंमोटो पर, तीनों में करता है। तो यहाँ पर FIR हुई है, इसलिए पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को यहाँ पे तीसरे में इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश भी दे सकता है पुलिस। अच्छा, उसके नेक्स्ट में हम देखेंगे, तीसरा टॉपिक हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, जिसमें हम 157 देखेंगे, सेक्शन 158 और 159 देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं 157। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 157 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, 157 में है कि जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है, अगर उसको मान लो कोई इत्तला यानी कि कोई सूचना मिलती है, मतलब कि दी जाती है उसको FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट या की जाती है, या अन्यथा कि किसी भी कार्य से न्यूज़पेपर में देख के या फिर स्वयं मोटो से या ऐसे ही जानकारी हो जाती है तो कि अपराध हुआ है, अगर पुलिस अधिकारी को इत्तला मिलती है या अन्यथा किसी प्रकार से पता चलता है कि अपराध हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपराधी का पता लगाने के लिए और उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या करेगा,
उस स्थान पर स्वयं जाएगा या फिर अपने किसी अधीनस्थ को भेज देगा। अब क्या है, अब अधीनस्थ को भेज सकता है, स्वयं भी जा सकता है, लेकिन उस स्थान पर वो नहीं भी जा सकता है। कब नहीं जा सकता है? अगर इत्तला नाम दर्ज की गई है और गंभीर नहीं है मामला तो नहीं जा सकता है, और अगर उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो अभी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बलात्संग की पीड़िता है, उसके कथन, उसकी इच्छा के अनुसार जहां वो चाहे उसी स्थान पर उसको लेने जाना पुलिस अधिकारी को पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं, पहली चीज़ हमने देखी कि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। तो जो पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी होता है यानी कि एसएचओ होता है, उसको इत्तला मिलती है या अन्यथा किसी स्वयं ऑटो से या फिर न्यूज़पेपर या टीवी किसी के माध्यम से उसको जो जानकारी मिलती है कि अपराध हुआ है, तो अपराधी का पता लगाने उसका उद्देश्य है कि अपराधी का वो पता लगाए और उसको गिरफ्तारी के उपाय करे। गिरफ्तार करने के लिए तो वो क्या कर सकता है, उस स्थान पर स्वयं जा सकता है या फिर अपने अधीनस्थ किसी पुलिस को भेज सकता है। तो वो जब पुलिस को भेजेगा तो ऑब्वियसली किस लिए भेजेगा, अपराधी का पता लगाना है उसको और गिरफ्तारी के उपाय करने। लेकिन वो नहीं भी जा सकता है, उसको जाने के लिए वो बाध्य नहीं है, परंतु लगाकर उसको छूट दे दी गई है। कब नहीं जा सकता है? यदि उसको जो है इत्तला जब मिली है, वो नाम दर्ज किसी व्यक्ति के मिल गई है, तो वो उसको वहाँ भी बुला सकता है घटना पे उसको जाने की। और जिसके नाम दर्ज इत्तला मिली है और वो गंभीर नहीं है मामला, तो वो वहीं बुला लेगा उसको, कहाँ, थाने में। दूसरा है, अगर इन्वेस्टिगेशन का पर्याप्त आधार नहीं है, आधार ही नहीं बन रहा इन्वेस्टिगेशन का, तो वो क्यों करेगा। और परंतु उसको जाने के लिए वो बाउंड होता है, बाध्य होता है बलात्संग की पीड़िता के कथन को अभिलिखित करने के लिए। जहाँ वो कहें उसको वहीं पर जाना पड़ेगा, वो जाएगा। ये 2008 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में सेकंड क्लॉज है कि अगर वो उस स्थान पर नहीं जाता है, नाम दर्ज इत्तला दी गई है और गंभीर नहीं है मामला और इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस बात की सूचना पुलिस जो है किसको देगी, जो सूचनादाता को कारण सहित देगी कि इस कारण से हम नहीं जाएंगे। दूसरा है, जो पुलिस अधिकारी है, बाहर साधक अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसकी जो है मजिस्ट्रेट को तुरंत क्या करेगा, उसको रिपोर्ट भेजेगा। मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी रिपोर्ट भेजेगा। इसी को ऑकुरेंस रिपोर्ट बोलते हैं, जो 158 में जो पुलिस रिपोर्ट है, ऑकुरेंस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा भेजी जाएगी, कौन भेजेगा, उसके बारे में बताया गया है। कैसे भेजी जाएगी कैसे नहीं, उसका प्रोसीजर 158 में बताया गया है। तो वो रिपोर्ट जो भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट को, उसी को ऑकुरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अपराध की सूचना के बारे में रिपोर्ट जो भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को, वो होती है ऑकुरेंस रिपोर्ट, जो 157 में पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है। और जो 173(2) में जो पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन के पश्चात में फाइनल रिपोर्ट होती है जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। अच्छा, उसके बाद में हम देखेंगे 158 में ऑकुरेंस रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे 159। 159 में हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट भेजी जा रही है ऑकुरेंस रिपोर्ट, वो उसमें मजिस्ट्रेट को 159 में पावर है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। यदि पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट, या फिर उसमें प्रारंभिक जांच करवा सकता है, या फिर मामले को तुरंत निपटाने के लिए उसमें क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। और चौथा ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, यानी कि किसी अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को उस पर कार्यवाही करने के लिए उसकी नियुक्ति कर सकता है। एक केस था महतो बनाम झारखंड, 2006 का केस था 159 पे था। जो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट जो भेजी जाती है, मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है, उस पर मजिस्ट्रेट को जो पावर होती है उसी के बारे में केस था।
इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉइंट होगा चौथा, जो ऊपर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, वो है इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन में जो कार्यवाही है वो पुलिस के द्वारा क्या क्या की जा सकती है, वो अब आपको हम बताते हैं। क्या क्या कार्यवाही जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही करते हुए पुलिस अधिकारी क्या क्या कर सकता है। एविडेंस कलेक्ट करते हुए भी वो क्या क्या कर सकता है, वो गिरफ्तारी कर सकता है, तलाशी कर सकता है, जमानत दे सकता है, रिमांड पर ले सकता है, संस्वीकृति कर सकता है, पुलिस डायरी बना सकता है, पुलिस रिपोर्ट कर सकता है, और अन्य कुछ कार्य हैं जो वो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही में कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में ही हम रिमांड पढ़ेंगे, संस्वीकृति अभिलेखन 164 पढ़ेंगे, और रिमांड 167 सेक्शन 167 पढ़ेंगे, और उसी में हम पुलिस रिपोर्ट यानी कि 173 पढ़ेंगे, पुलिस डायरी 172 देखेंगे। अच्छा, ये सभी जो टॉपिक हैं ये इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि जो लास्ट और नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, लेकिन बाकी जो हम रिमांड देखेंगे, संस्वीकृति देखेंगे, पुलिस डायरी पुलिस रिपोर्ट देखेंगे, वो भी आती इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही है, लेकिन हम उसको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी की शक्ति, जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी कर रहा होता है तो उसको क्या क्या पावर है, ये 160, 161, 162 और 163 में दी गई है। तो हम पहले देखेंगे 160 को। 160 में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि जो 160 में दे रखा है, जो साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। जो व्यक्ति सूचना देता है या जो इत्तला देता है या फिर अन्यथा मामले के जो तथ्य और परिस्थिति होती है उनसे परिचित होता है, वह व्यक्ति क्या होता है, उसको साक्षी के रूप में पुलिस अधिकारी जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तब उसको वो क्या कर सकता है, अपने समक्ष हाजिर होने के लिए क्या कह सकता है, अपेक्षा कर सकता है, यानी कि उम्मीद करेगा उससे कि वो उसके सामने हाजिर हो। और वो कैसे करेगा उस बात की, वो एक लिखित आदेश देगा, यानी कि सम्मन और लिखित आदेश में अंतर होता है। लिखित आदेश देता है कि वो उसके सामने उपस्थित हो। उसके बाद में क्या करता है, जो साक्षी है, अब हम कह रहे हैं कि मान लो आप विटनेस हैं, और विटनेस कौन, दो होते हैं, जिसने इत्तला दी है या फिर मामले के तथ्य और परिस्थितियों में परिचित है वो व्यक्ति, तो उसके लिए क्या कर सकता है पुलिस अधिकारी, हाजिर होने के लिए उससे अपेक्षा कर सकता है, उससे उम्मीद कर सकता है। कैसे, लिखित आदेश देकर। और वो व्यक्ति क्या करेगा, यानी कि जो एविडेंस है, साक्षी है, वो क्या करेगा, हाजिर होगा, वो बाध्य है हाजिर होने के लिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या अगर साक्षी को हाजिरी की अपेक्षा की जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा, तो क्या वो साक्षी हाजिर होने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल एकदम बाध्य है। परंतु एक जोड़ा गया, इसमें कुछ लोगों को छूट दी जाती है। तो ऐसे ही इसमें भी छूट दी गई है कि अगर पुरुष है, यानी कि मेल है, तो मेल की अगर आयु 15 वर्ष से कम है और 65 वर्ष से ज़्यादा है तो उसको हाजिर होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और स्त्री को तो बाध्य, किसी भी उम्र की हो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरे व्यक्ति को छूट है, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, यानी कि सक्षम नहीं है कोई, तो उसको भी क्या नहीं किया जाएगा, हाजिर होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जो है 160 में बताया कि साक्षी को की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी को एक पावर है कि वो उससे हाजिर होने के लिए कह सकता है। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी को शक्ति है कि पुलिस द्वारा साक्षी की परीक्षा कर सकता है, तथ्य और परिस्थितियों से कोई व्यक्ति परिचित है तो वो मौखिक परीक्षा उसकी क्या कर सकता है। सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, बाध्य होता है। अगर कोई प्रश्न सिवाय उन प्रश्नों के अगर साक्षी को आपराधिक आरोप में फंसाने वाले हों, शास्ति हो, समापहरण की आशंका हो, तो वो प्रश्न के सिवाय जो है बाकी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए क्या होता है, साक्षी
परीक्षा में बाध्य होता है। अब जब परीक्षा कर रहा होता है पुलिस अधिकारी द्वारा जब साक्षी की परीक्षा की जा रही होती है तो वो क्या करता है, उस दौरान वो कथन को क्या करता है, लेखबद्ध करता है। और जो कथन अभिलिखित किया जाता है 2008 में संशोधन द्वारा ये कहा गया कि वीडियो और ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा भी जो उसके कथन होंगे उनको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। इस प्रकार हम 162 देखेंगे। पुलिस जो है 162 में पुलिस को किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना। अगर पुलिस जो है साक्षी के जो कथन होते हैं उनको अभिलिखित करता है तो 162 मना करता है कि वो साक्षी उनको हस्ताक्षरित नहीं करेगा और उसका कथनों का साक्ष्य में उपयोग भी नहीं किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। दूसरा है 163 में है पुलिस के द्वारा उत्प्रेरित ना किया जाना। 163 कहता है कि जो पुलिस अधिकारी है वो उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो पावर मिली हुई है उसमें वो ऐसा नहीं कर सकता कि साक्षी को वो उत्प्रेरित करे, वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो है हमने इन्वेस्टिगेशन देखा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और सभी अपनी पढ़ाई में लगे रहें। धन्यवाद।